नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर इस सांकेतिक समाचार के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की कमर टूटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को सराहा। कहा, पीड़ितों को मिला इंसाफ। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अब भी पूरी तरह से सतर्क। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की दक्षिणी कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। और देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 से 11 वर्षों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए हैं अभूतपूर्व काम। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। उधर लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर में, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की अहम भागीदारी के कारण निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को
तेज गति मिलेगी। है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया और इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को हम सब कुचल कर रहेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 नोड स्थापित किए गए हैं और अब हम रक्षा उत्पादन के साथ ही मित्र देशों को इसका निर्यात भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और देश भर में आज 27वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। साल 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण के बाद से यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों के अंदर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इसका सबसे बड़ा सबूत देश और दुनिया को पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिला है। विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण का जो भी विकास, जो भी प्रगति हुई है गत 10-11 वर्षों में ही हुई है और मुझे लगता है कि उससे सबसे बढ़िया उसका प्रमाण अगर राष्ट्र को और दुनिया को देखने को मिला तो 3-4 जो दिन बीते हैं, जो घटनाएं गुजरी हैं, जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट काम में लाया गया इस 3-4 दिन के दौरान, वो अधिकतर इंडिजिनस था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही हमें आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ ये सारा एक्वायर भी इन्हीं 8-10 वर्षों में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत प्रथम श्रेणी के देशों में है। इस बात का प्रमाण भारत ने बहुत अच्छी तरह दुनिया के आगे रखा। आगे की खबरों में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी भी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली है। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित
होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि वो अपने नागरिकों की सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOP का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वो अफवाहों में ना पड़ें और ना ही उन्हें फैलाएं। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि इस संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया है कि हालात अब सामान्य हैं। सशस्त्र बल लेकिन अब भी पूरी तरह से सतर्क हैं। हमें कुछ जगहों पर गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं, तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे उनके करीब ना जाएं और इस बारे में पुलिस को सूचित करें। है वो लेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एम्युनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नज़दीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। 4 लोग संदिग्ध लोगों को हमने पकड़ा है और उनकी हम JIC करा रहे हैं। उसके लेकर के हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है जो अनावश्यक कॉल अक्रॉस द बॉर्डर कर रहा है वो हमारे रडार पे। पिछले 4 दिनों में कितने करीब ऐसे पकड़े जा चुके हैं? तो एक कम से कम आधा दर्जन लोगों को हमने पकड़े हैं और आने वाले समय में भी कोई अगर व्यक्ति इस तरह का काम करता है जो संदिग्ध गतिविधियां करता है उस पर हम लोग नजर बनाए। आगे बढ़ने से पहले अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। पंजाब के अमृतसर जिले का गांव दाओके 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जबकि सिर्फ एक संकरी सड़क ही इस गांव को बाकी देश से जोड़ती है। भारत पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर सहमति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सरहद से लगते इस गांव का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत सिंह ने। हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और सिर्फ एक सड़क है जो उसको पूरे भारत से जोड़ती है, पंजाब से जोड़ती है। यह है अमृतसर का गांव दाओके और यहां आपको मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस किस साइड से यह गांव पाकिस्तान से घिरा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर ये सामने घर देखिए, यह घर है रिहायशी इलाका इस गांव का और इसके बिल्कुल बैक साइड पे पाकिस्तान की सरहद लगती है।
अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, उधर वहां कुछ लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे। ये अक्सर यहां से अंतरराष्ट्रीय सरहद को देखते हैं जो कि बिल्कुल सामने है, मगर इसी सड़क पर यदि आप आगे सीधा चले जाएंगे तो यहां पर भी पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि दो जगह मैंने आपको दिखा दी। अब तीसरी जगह जो बिल्कुल मेरे सामने है, मगर वो हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तकरीबन 100 मीटर दूर बिल्कुल मेरे सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है मेरी दाईं तरफ, और यदि आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपकी बाईं तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सरहद है। सिर्फ एक सड़क है जो कि इस गांव को जोड़ती है पूरे भारत के साथ। वो जो सामने आप खेत देख रहे हैं, इनके पीछे सड़क है जो कि गांव की अलग अलग जो रिहायशी इलाका है उसके बीच में से होती हुई सीधा इन खेतों के बीच में से होती हुई निकलती है, और वो सीधा बाकी के पंजाब से और बाकी के देश से इस गांव को जोड़ती है। तो इस गांव का महत्व आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, इस समय तनाव की स्थिति खत्म हो चुकी है लगभग। देखिए, पंजाब में 6 जिले हैं, अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, जितने भी सरहदी जिले हैं वहां पर सभी के सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसके साथ ही खुलकर अब अपने घरों में भी रह रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और सरहद को देखने के लिए भी आ रहे हैं। गांव अपनी दिनचर्या रोज की तरह, जैसे एक गांव का किसान, एक गांव का आम आदमी अपनी रोज की दिनचर्या को जीता है, वैसे ही अपनी दिनचर्या को यहां पर व्यतीत कर रहे हैं गांव दाउके के लोग। कुल मिलाकर इस गांव का ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। तो फिलहाल यहां पर स्थिति बहुत ही अच्छी है, शांतपूर्ण है, और ये गांव में आने का सिर्फ और सिर्फ यहां से रिपोर्टिंग करने का मकसद हमारा यही है। कुल मिलाकर दिनचर्या सबकी अच्छे से चल रही है। अंतरराष्ट्रीय सरहद गांव दाउके से कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ गुरमीत सिंह, डीडी न्यूज। तो तनाव कम हुआ है और भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद जम्मू कश्मीर में पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। पिछले 4 दिनों से स्थानीय बाजार बंद थे, लेकिन अब बाजार फिर से खुल चुके हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर भी अब पहले की तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार को आरसपुरा सेक्टर में सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए थे। और जम्मू कश्मीर में रणवीर सिंह पुरा, जिसे आरसपुरा के नाम से भी जाना जाता है, आरसपुरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए पूर्व राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को भी अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। और जम्मू कश्मीर के पूर्व अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राजकुमार थापा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। और देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सेना के जवान एम मुरली नाइक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एम मुरली नाइक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। और इस बीच राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को जम्मू के त्रेबा गांव स्थित उनके घर लाया गया, जिन्होंने आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी थी। और पहलगाम आतंकी हमले में नेपाल के सुदीप न्यूपाने की भी मौत हो गई थी। तो नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सुदीप न्यूपाने के परिवार से मुलाकात कर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। नवीन श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार को पहलगाम आतंकवादी हमले के अपराधियों को
न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिणी कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी की छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिलों में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन ढांचे को खत्म करना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया है। और देश में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थगित हुई सीए की परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी गई है। आईसीएआई ने स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। स्थगित की गई सीए परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने शनिवार की रात ये घोषणा की। आईसीएआई ने एक अधिसूचना में कहा, देश में सुरक्षा स्थिति के घटनाक्रम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और आईएनटीटी-एटी पीक्यूसी परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं पहले 9 मई से 14 मई तक के लिए निर्धारित की गई थीं। आईसीएआई ने बताया कि परीक्षा के केंद्रों और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीए फाउंडेशन मई 2025 परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 15, 17, 19 और 21 मई को होंगी। कुछ बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इसी महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। तो वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है, ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो उस पर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।